Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम हार्ट साउंड्स, कार्डिक साइकिल और हार्ट रेट और इस तरह हार्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर का हमारा मकसद है कि हमें पल्स यानी नब्ज़ के बारे में तारुफ हो जाए कि ये क्या चीज़ है, कार्डिक आउटपुट क्या है, और जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सर्कुलेशंस जैसे कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन जैसे जो निज़ाम खून के मौजूद हैं उनके बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाए। तो सबसे पहले हम पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पल्स यानी नब्ज़ जो है वो जब हमारा दिल का लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है या ब्लड को पंप करता है आर्टरीज़ के अंदर, तो उसकी वजह से यानी खून के फ्लो की वजह से एक लहर बनती है जो कि आर्टरीज़ में फील की जा सकती है। इसको पल्स कहा जाता है। पल्स जो है वो किसी भी पेशेंट के फिज़िकल एग्जामिनेशन का इंतहाई अहम और बुनियादी हिस्सा है। अब आप डायग्राम नंबर 1 में देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कौन कौन सी पल्सेस को नोट किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कैरोटिड पल्स जो कि नेक के रीजन में मौजूद होती है। कैरोटिड आर्टरी जो होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी से ये नोट की जाती है। इसके अलावा आप कोहनी के अगले हिस्से में देख सकते हैं ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ से ब्रेकियल पल्स ली जाती है। इसी तरह आप हाथ के आगे वाले हिस्से में बाहर की तरफ रेडियल पल्स को काउंट करते हैं और अंदर की तरफ जो है वो अल्नर नर्व मौजूद होती है जिसको काउंट किया जा सकता है। इसके अलावा आप कूल्हे और टांग के दरमियान में इस टांग के इब्तिदा के ऊपर देख सकते हैं कि फेमोरल पल्स है। इसी के अलावा आप अपने घुटने के पिछले हिस्से में देख सकते हैं कि यहाँ पर पोप्लिटियल पल्स जो है उसको काउंट किया जा सकता है। इसी तरह आपके टखने की बैक साइड पर पोस्टीरियर टिबियल पल्स को काउंट किया जा सकता है और पाँव के सामने वाले हिस्से पर डोर्सालिस पेडिस आर्टरी की पल्स को काउंट किया जा सकता है। इन सारी पल्सेस को देखकर आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये डिफरेंट पल्सेस जो हैं यानी डिफरेंट नब्ज़ चेक करने के जो मकामात हैं, ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स यानी मुख्तलिफ रीजन्स को के अंदर ब्लड के फ़्लो को चेक करने और ब्लड की सर्कुलेशन के फ़ाल होने के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसी के अलावा अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं जो पल्स के रेट को ज़्यादा या कम करने की वजह बन सकती हैं। हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एथलेटिक होते हैं यानी कि वो खूब वर्जिश करते हैं और खूब मेहनत वाली ज़िंदगी बसर करते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं जो कि हर वक्त सुस्त रहना, सुस्ती कायली उनके ऊपर चढ़ी रहती है हर वक्त, और मतलब फिज़िकल एक्टिविटी उनकी ना होने के बराबर होती है। तो जो एथलेटिक लोग होते हैं यानी कि जो लोग वर्जिशी किस्म के या जो मेहनती किस्म के लोग होते हैं, उनकी जो पल्स होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल होती है या कम होती है। यहाँ पर आपको एक बात इम्पोर्टेंट बताना रह गई है, वो ये है कि नॉर्मल पल्स रेट यानी कि आपको आइडिया है कि पल्स रेट और हार्ट रेट तकरीबन एक ही चीज़ है। तो नॉर्मल पल्स रेट जो है वो एक इंसान के वो हमें मालूम होने चाहिए। तो नॉर्मल पल्स रेट जो है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होगा, यानी एक नॉर्मल इंसान के
हार्ट रेट या पल्स रेट जो है वो 60 से 100 के दरमियान होगा पर मिनट। 60 बीट्स पर मिनट से अगर कम होगा किसी का हार्ट रेट या पल्स जो है, तो हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो ब्रेडिकार्डियक स्टेट में है, यानी कि हार्ट जो है वो फंक्शनिंग या उसका जो हार्ट रेट है वो स्लो हो गया है। इसी तरह से अगर किसी पेशेंट का या किसी इंसान का हार्ट रेट यानी दिल की धड़कने की रफ्तार जो है वो 100 से ज़्यादा हो जाए, 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, तो हम इसको कहेंगे कि ये पेशेंट जो है या ये शख्स जो है वो टैकीकार्डियक स्टेट। तो अब हम फैक्टर्स की तरफ आएंगे वापस। इसी तरह फूड इनटेक, यानी कि एक शख्स है वो खुश खुराक है, वो खाना खाने का शौकीन है, तो ओवर द टाइम वो जो पेशेंट है, जो वो शख्स है, वो फरबा हो जाएगा या उसको मोटापे का शिकार हो जाएगा, और उसकी वजह से उसकी खून की नालियों में भी चर्बी जमा हो जाएगी और उसकी बॉडी का मैस भी यानी उसका हुजम भी, उसकी जिस्म का हुजम भी बढ़ चुका होगा, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और हार्ट रेट उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। जबकि उसके बरक्स अगर कोई पेशेंट स्लिम एंड स्मार्ट है और वो इंतहाई मुनासिब खुराक का इस्तेमाल करता है, तो ना तो उसके खून की नालियों में चिकनाइयों की मिकदार बढ़ेगी और ना ही उसकी बॉडी का यानी वेट जो है उसमें इजाफा होगा। लिहाजा इस सूरत में उसका हार्ट रेट जो है या उसके हार्ट को इंतहाई मुनासिब तरीके से काम करना होगा, ना कि उसको एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से हमारे जज्बात का हमारी पल्स से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर किसी वक्त हम किसी खौफ का या गुस्से का शिकार हैं, तो उस सूरत में हमारे पल्स या हार्ट रेट जो है वो तेज़ हो सकता है या बढ़ सकता है काफ़ी। इसी तरह अगर हम किसी महफिल में किसी दोस्तों के साथ मौजूद हैं या हम रिलैक्स कर रहे हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ऐसी सूरत में हमारा जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल या कम हो सकता है। इसी तरह से बीमारी और सेहत की सूरत में भी हार्ट रेट जो हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, यानी कि अगर बंदा हेल्दी है या बंदा सेहतमंद है तो उसका तो हार्ट रेट नॉर्मल होगा, लेकिन बुखार की सूरत में या शॉक, किसी किस्म के शॉक की सूरत में या बहुत मुख्तलिफ अमराज की सूरत में आपका ब्लड प्रेशर, आपकी पल्स रेट जो है वो हाई, बहुत ज़्यादा हाई यानी कि टैकीकार्डिक या लो यानी कि ब्रेडिकार्डिक हो सकती है। इसके बाद हम कार्डिक आउटपुट की तरफ बढ़ेंगे। कार्डिक आउटपुट क्या चीज़ है? बेसिकली कार्डिक आउटपुट इस चीज़ की कैलकुलेशन है कि हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में या कुछ दिए गए टाइम में कितना खून जो है उसको पंप कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट पंप्स पर मिनट, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में खून की कितनी मिकदार को पंप करता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ हो सकता है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि CO का मतलब कार्डिक आउटपुट है और स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम वो अमाउंट होती है जो हर कार्डिक साइकिल कंप्लीट होने पर, यानी कि हर कार्डिक सिस्टली यानी वेंट्रिकुलर सिस्टली के कंप्लीट होने पर लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट होती है। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो अमाउंट इजेक्ट करता है ब्लड की, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। तो सिंपली हम कार्डिक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक हेल्दी इंसान की कार्डिक आउटपुट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम चूँकि जानते हैं कि एक एवरेज और एक हेल्दी सेहतमंद इंसान का हार्ट रेट तकरीबन 70 बीट्स पर मिनट तक होता है, और तकरीबन जो एक हेल्दी या अच्छी या नॉर्मल जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, यानी कि हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो ब्लड की अमाउंट जो है वो हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट करता है, वो तकरीबन 70 ml पर मिनट पर बीट होती है। तो अगर हम इसको कार्डिक आउटपुट इससे कैलकुलेट करना चाहें तो 70 × 70 490 बनेगा।
तो तकरीबन इसका मतलब ये है कि तकरीबन जो है ना 4900 बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा एवरेज उस पेशेंट का कार्डिक आउटपुट तकरीबन 5 लीटर्स पर मिनट होगा। इसके साथ अब हम सर्कुलेशंस की तरफ बढ़ेंगे। आप डायग्राम नंबर 3 की तरफ बढ़ सकते हैं। डायग्राम नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि आपको एक पल्मोनरी सर्किट और एक सिस्टेमिक सर्किट नज़र आ रहा है। तो पल्मोनरी सर्किट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है वो राइट साइड ऑफ हार्ट स्टार्ट होगा। तो पल्मोनरी सर्किट में जो ब्लड होगा वो हार्ट और लंग्स के दरमियान सर्कुलेट करेगा। आपको पता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कि वो ब्लड या वो खून जो जिस्म से वापस आ रहा होता है, जिसमें फासिद मवाद और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है, वो दिल के दाएं एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा जो कि खून जो है वो हेड एंड नेक और अपर लिम्ब से लेके आ रहा होता है, और इंफीरियर वेना केवा जो कि बॉडी के एब्डोमेन, पेल्विस और लोअर लिम्ब से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आ रहा होता है। तो ये ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए राइट एट्रियम में कलेक्ट होता है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ये ब्लड जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर होता है, और राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बाद पल्मोनरी वाल्व के थ्रू ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इसका एक हिस्सा दाएं जाने वाले फेफड़े की तरफ और एक हिस्सा बाएं जाने वाले फेफड़े की तरफ चला जाता है, और यहाँ से इसकी मज़ीद जो है वो माइनर डिवीजन्स होती रहती हैं। मतलब है कि छोटी छोटी नालियों में, खून की नालियों में, यानी छोटी छोटी आर्टीरियोल्स और आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ और फिर आर्टीरियोल्स और अल्टीमेटली जो है आखिरकार कैपिलरीज़ में तकसीम हो जाता है। कैपिलरीज़ जो हैं वो फेफड़ों के अंदर एल्व्यूलाई यानी कि निज़ाम तनफ़ुस की उन थैलियों के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, जहाँ पर गैसों की जो होता है तबादला वो हो रहा होता है। तो कैपिलरीज जो हैं वो एल्वुलाई के इर्द गिर्द स्प्रेड हो चुकी होती हैं, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से बाहर निकाली जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो जो कि सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल हुई है उसको खून में मिक्स करके उसको ऑक्सीजनेटेड बुला दिया जाता है। इसी तरह ये पल्मोनरी कैपिलरीज यहाँ से इकट्ठी होती जाएंगी। छोटी छोटी कैपिलरीज का नेटवर्क जो है वो इकट्ठा होता जाएगा, तो इससे छोटी वेन्यूल्स बनेंगी, फिर उसके बाद वेन्स बनेंगी, और अल्टीमेटली और आखिरकार जो है वो पल्मोनरी वेन्स बन जाएंगी, जो कि लेफ़्ट एट्रियम में दाखिल हो जाएंगी, और लेफ़्ट एट्रियम से जो है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ बढ़ेंगी। इस तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन का सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन हमें समझ आ गई। हमने समझा कि ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के दरमियान होती है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन के एंड पर हमने देखा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में दाखिल हो चुका है। अब लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। अब इसके बाद हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन को देखने की कोशिश करेंगे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन बेसिकली ब्लड की सर्कुलेशन है दिल और बॉडी के दरमियान में। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन हम स्टार्ट हमारी जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से होगी। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा के ज़रिए होता हुआ आर्टरीज और फिर आर्टीरियोल्स और उसके बाद फिर जो है ना कैपिलरीज तक पहुंच जाएगा। कैपिलरीज इंतहाई बारीक नालियाँ होती हैं, जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं। यहाँ पर जो है वो कैपिलरीज जो हैं ये वो मकाम है जहाँ पर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उससे ऑक्सीजन पट्टों को और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को पहुँचा दी जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पर मौजूद होगी जिसकी मिकदार उन जगहों पर ज़्यादा होगी
उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। और फिर जब ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर वीन्यूल्स यानी कि छोटी वेन्स, उनसे फिर वेन्स यानी कि थोड़ी सी बड़ी वेन्स, और फिर उसके बाद वेना केवा यानी सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए होती हुई राइट एट्रियम में दाखिल हो जाएंगी। इसके बाद हम कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे। कोरोनरी सर्कुलेशन जो है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ट की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए पल्मोनरी सर्कुलेशन मौजूद होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पर मुश्तमिल होती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की मज़ीद दो ब्रांचें होती हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये दो मेन आर्टरीज और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो मेन दो ब्रांचेस मज़ीद जो हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दिल को सप्लाई कर रही होती हैं। यहाँ से जो है वो बिल्कुल पहले की तरह जैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में था, इसी तरह से कोरोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो कलेक्ट करके वापस कोरोनरी जो साइनसेस हैं उसके थ्रू होता हुआ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में कलेक्ट हो जाता है। कोरोनरी सर्कुलेशन, इससे हमें वाज़ेह हो गया कि कोरोनरी सर्कुलेशन जो है वो हार्ट को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई और वेस्ट प्रोडक्ट्स की अखराज का तरीका है। इसके बाद हम एक जो है वो स्पेशल सर्कुलेशन की बात करेंगे, जो कि बेसिकली हमारे निज़ाम यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का हिस्सा होती है। इसको पोर्टल सर्कुलेशन कहा जाता है। पोर्टल सर्कुलेशन में एक यूनिक बात यह है कि इसमें जो लीवर है यानी कि जो हमारा जिगर है वो खून की डुअल सप्लाई यानी कि दो सप्लाइयाँ वसूल कर रहा होता है। यानी कि एक सप्लाई जिस तरह से पूरे जिस्म में हो रहा होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के जरिए सप्लाई किया जाता है, और दूसरी सप्लाई जो है, जो यूनिक चीज़ है इस सिस्टम की, वो ये है कि पूरा निज़ाम यानी कि मैदे से लेकर छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके अलावा लबलबा, तिल्ली, इन सारों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, जो होता तो डीऑक्सीजनेटेड है लेकिन उसमें चूँकि वो निज़ाम से आ रहा होता है तो उसमें ग़ज़ाई अज्जा की भरमार होती है। ग़ज़ाई अज्जा की काफ़ी कसीर तादाद मौजूद होती है। तो ये दो डुअल सप्लाई हैं, यानी एक तो हिपैटिक नॉर्मल सप्लाई जो आर्टीरियल सप्लाई होती है, और एक ये पोर्टल ब्लड की जो सप्लाई है जो पूरे जीआई ट्रैक्ट से आ रहा होता है। तो ये दोनों सप्लाइयाँ मिलकर लीवर को ब्लड की सप्लाई पहुंचाती हैं, और फिर दरमियान में ब्लड की जो सप्लाई लीवर पहुंच जाने के बाद जो है, जो इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग है, जो हम किसी वक्त दूसरे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, करने के बाद हिपैटिक वेन्स के ज़रिए ये जो ब्लड है वो लीवर से खारिज हो जाता है, और हिपैटिक वेन्स जो हैं वो इंफीरियर वेना केवा के साथ कनेक्ट होकर अल्टीमेटली यानी आखिरकार राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का सबब बनती हैं। शुक्रिया।